morning class. So today we are going to discuss about constitutional designs. पहले हमने देख लिया था ना डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका में क्या था? अपार्थेड था, है ना. क्या था? अपार्थेड. अपार्थेड का मतलब क्या होता है? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, है ना. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ पर रेस के हिसाब से यानी कि स्किन के कलर के हिसाब से लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था. तो उसकी वजह से क्या होता था कि वहाँ के जो नेटिव लोग थे, है ना. साउथ अफ्रीका में भी ब्रिटिशर्स आ गए थे, है ना. जैसे हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स थे, जैसे हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया को कॉलोनी बना लिया था अपनी, वैसे उन्होंने साउथ अफ्रीका को भी अपनी कॉलोनी बना लिया था, है ना. हमारे यहाँ पर तो वो सिर्फ राज करने के लिए आए थे, है ना. लेकिन साउथ अफ्रीका में क्या हुआ, ये यहाँ पर जाकर बसने लग गए लोग, है ना. ब्रिटिशर्स लोग कहाँ पर जाकर बसने लग गए? साउथ अफ्रीका में. तो यहाँ के बहुत सारे वाइट लोग यहाँ पर जाकर रहने लग गए. अब वाइट लोग यहाँ पर रहने लग गए तो ये वाइट जो थे, ये वाइट क्या करते थे? इनकी गवर्नमेंट थी, है ना. तो ये यहाँ के जो नेटिव ब्लैक्स थे, जो यहाँ के रहने वाले जो ब्लैक कलर के लोग थे, उनके साथ क्या करते थे? डिस्क्रिमिनेशन करते थे. उनको अलग रहने की जगह, उनका रहने का एरिया अलग, उनका खाने का तरीका अलग, उनके कपड़े अलग, है ना. उनके शॉपिंग मॉल्स अलग, उनकी सिनेमाज अलग, सब कुछ सेपरेट, है ना. तो उनके स्कूल्स, हॉस्पिटल सब कुछ अलग था. तो वाइट्स को ज़्यादा प्रिविलेज मिली हुई थी, ब्लैक्स को कम प्रिविलेज मिली हुई थी. इनको वोटिंग राइट्स भी नहीं थे, है ना. तो इस तरीके से वहाँ पर अपार्थेड सिस्टम चल रहा था. तो इस अपार्थेड सिस्टम के विरोध में ना नेल्सन मंडेला, इन्होंने रिवोल्ट किया. इन्होंने अपनी पार्टी के साथ में मिलकर इसका विरोध किया. फिर उसके बाद में वहाँ की गवर्नमेंट को हटाकर वहाँ पर वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ले आए, है ना. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ले आए. अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या हुआ? ब्लैक्स और वाइट्स इक्वल हो गए, है ना. ब्लैक को भी उतने ही राइट मिलेंगे जितने वाइट को मिलेंगे. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. पहले ऐसा था कि ब्लैक के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था. तो ये नेल्सन मंडेला खुद भी एक ब्लैक थे, है ना. खुद भी एक ब्लैक थे. तो इन्होंने ऐसा नहीं किया कि फिर वाइट को कम राइट दिए, ना. इन्होंने क्या किया? दोनों को इक्वल राइट दिए ताकि ये पीसफुली साथ में रह सकें, ना. पीसफुली को एग्जिस्ट कर सकें. तो उसकी वजह से क्या हुआ? यहाँ पर शांति हो गई, है ना. सब कुछ इजीली चलने लगा. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अच्छे से रन करने लग गई. तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उन्होंने बना तो दी, है ना. अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सस्टेन करने के लिए एक जो मेजर कंपोनेंट चाहिए होता है वो क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक बुक ऑफ रूल्स है जिसमें हम कोई भी कंट्री के, जिस भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है उस कंट्री के सारे रूल्स, रेगुलेशंस, है ना. जितने भी राइट्स हैं लोगों को, जितनी भी ड्यूटीज़ हैं, या फिर कोई भी गवर्नमेंट पे अगर कोई भी लिमिटेशंस है, तो सब कुछ इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ होता है. कोई भी क्राइम किया तो उसकी सज़ा क्या होगी, ये सारी चीज़ें कहाँ पर लिखी होती है? कॉन्स्टिट्यूशन में. इट इज़ बुक ऑफ रूल, है ना. तो डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए हमें एक बुक ऑफ रूल की ज़रूरत थी, है ना. डेमोक्रेसी हमने ला तो ली, अब इसको बनाए रखने के लिए ताकि लोग वापस डिस्क्रिमिनेट ना करने लग जाए. अगर उनके लिए कोई लॉ बनेंगे तभी तो वो बनाए रखेंगे ना. अगर हम पर कोई लॉज रेगुलेशन नहीं होंगे तो हम कैसे बिहेव करेंगे? जैसे हमारी मर्जी में आएगा बिहेव करेंगे, है ना. वाइट्स ब्लैक के साथ बुरा कर सकते हैं, या फिर अब ब्लैक्स मेजॉरिटी में थे, ज़्यादा ब्लैक थे तो वो वाइट्स के साथ बुरा कर सकते थे. तो इसलिए इन दोनों में हार्मनी बनी रहे, इसलिए उन्होंने क्या लिखा? कॉन्स्टिट्यूशन लिखा. कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने अपनी सारी जो भी उनको रूल्स रेगुलेशन लिखने थे वो उन्होंने लिख दिए. अब वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? हमको एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इससे क्या होता है? एक ट्रस्ट बनता है लोगों के बीच में कि अगर हमारे साथ कुछ बुरा होगा तो हमको कोई प्रोटेक्ट करने के लिए है ना. वो कौन होगा? वो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, है ना. तो इससे लोगों के बीच में क्या बनता है? ट्रस्ट बनता है. वाइट्स को डर था कि कहीं हमारी प्रॉस्पेरिटी ना छिन जाए, हमारे पैसे ना छिन जाए. ब्लैक्स को डर था कि हमसे कहीं हमारे सोशल राइट्स वापस ना छिन जाएं. तो इन सबको इंश्योर कर दिया गया, पक्का कर दिया गया. पक्का कैसे किया गया? कॉन्स्टिट्यूशन में इनको राइट कर दिया गया, है ना. कॉन्स्टिट्यूशन में इनको लिख दिया गया, अगर आपने इनको वायलेट किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, है ना. तो ये ट्रस्ट बनाता है लोगों में. दूसरा है
अब ये बताता है कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी, कौन बनाएगा, है ना। तो हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट कैसे बनती है, इलेक्शन के थ्रू बनती है। कौन बनाता है, लोग बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर लिखी हुई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं। फिर है इट लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट, है ना। गवर्नमेंट को ये क्या करता है, लिमिट करता है कि गवर्नमेंट को हमने चूज़ तो कर लिया, है ना, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो हमने बना ली कि लोगों ने उसको इलेक्ट भी कर लिया, इलेक्शन भी हो गए, है ना। लेकिन वो जो गवर्नमेंट बनी है उसकी पावर कैसी होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए। पावर लिमिटेड होगी तो क्या होगा, वो अपने हिसाब से अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम नहीं कर पाएंगे, है ना। सेल्फ इंटरेस्ट में काम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो सेल्फ इंटरेस्ट में काम नहीं कर पाएंगे तो वो क्या करेंगे, पब्लिक गुड के लिए काम करेंगे, है ना, पब्लिक गुड के लिए काम करेंगे। तो इस तरीके से वो गवर्नमेंट पे लिमिट्स भी डालता है ना। गवर्नमेंट पे लिमिट डालता है और लोगों को क्या देता है, राइट्स, है ना। नॉर्मल जो लोकल पीपल है उनको क्या देता है, राइट्स, है ना। राइट्स हमको कौन से, इक्वालिटी का राइट, है ना, फ्रीडम का राइट, लिबर्टी का राइट, है ना। तो ये सारे राइट देता है अपने को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ओपिनियन, है ना, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब राइट अपने को कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है। जिससे इंडिविजुअल की फ्रीडम बनी रहे और जो गवर्नमेंट है उस पर लिमिट लगी रहे, है ना। लोगों के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट ना हो, उनमें ट्रस्ट बना रहे, है ना। तो ये कुछ एक कारण है जिसकी वजह से हमको कॉन्स्टिट्यूशन लेना बहुत ज़रूरी है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, अभी तक तो अपन ने ये जाना कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों लिया हमने, है ना, और दूसरा कि साउथ अफ्रीका का एक एग्जाम्पल लेकर देखा था, है ना। अब है कि मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, क्यों बना और कैसे बना। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उसके लिए जो लोग थे वो एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी जिसके लोग थे जो हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, है ना। ये सब आज़ादी से पहले की बात है ना। तो ये सबसे पहले कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने, तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसने हमारे लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में लोग कौन कौन से थे, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी जिस टाइम ये बन रहा था 1946 में, 1946 में इस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के लिए जुलाई में इलेक्शन हुए थे। इस इलेक्शन में इस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट किया गया था, है ना। 1946 जुलाई में इलेक्शन हुए थे। उस इलेक्शन में इस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को इलेक्ट किया गया था, इसके जो भी मेंबर थे उनको इलेक्ट किया गया था। तो अब ये इलेक्शन कैसे हुआ था, ये जैसे अभी होता है वैसे नहीं हुआ था, है ना। जैसे कि हम सारे जो भी 18 से ऊपर के लोग हैं वो सारे लोग मिलकर अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं, वैसे नहीं हुआ था। यहाँ पर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसमें अभी हमारे जो MLAs MPs वगैरह होते हैं ना, MLA होते हैं ना, सॉरी नॉट MPs, ओनली MLAs, है ना। MLAs जहाँ पर बैठते हैं, इन MLAs ने मिलकर, है ना, 1946 में जो MLAs थे उन MLAs ने मिलकर इलेक्शन किया था। उस इलेक्शन में इन्होंने वोट किया था, है ना, इन MLAs ने वोट किया था और इसको फिर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली चुनी गई थी, है ना। इन MLAs ने क्या किया था, इलेक्शन के थ्रू कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को चुना था। अब ये MLAs कैसे चुने गए थे, ये भी ऐसे नहीं चुने गए थे जैसे अभी चुने जाते हैं ना। MLAs अभी क्या करते हैं, हम लोग वोट करते हैं ना, जो भी 18 से ऊपर होते हैं वो वोट करते हैं और MLAs चुन लेते हैं। लेकिन पहले क्या हुआ था, उस टाइम ब्रिटिशर्स ने इलेक्शन करवाए थे इनके, है ना, ब्रिटिशर्स ने। इन MLAs के इलेक्शन किसने करवाए थे, ब्रिटिशर्स ने। तो इन्होंने सबको वोटिंग का राइट दिया ही नहीं था। इन्होंने कुछ पैसे वाले अमीर जो लोग हैं, कुछ रिच पीपल्स को ही वोटिंग का राइट दिया था। तो अब कैसे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का हुआ था, सबसे पहले कुछ रिच पीपल्स थे, है ना। ब्रिटिशर्स ने उन रिच पीपल्स के वोट करवाए, है ना। उन्होंने वोट करके MLAs को चूज़ किया। इन MLAs ने वोट करके इलेक्शन में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर्स को चूज़ किया, है ना। तो अब ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जब बनी थी
तो ये बनी कब थी? 1946 में, है ना। तो उस टाइम तो हमारे यहाँ पर कंट्री में ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट, दो तरीके के राज्य थे, है ना। एक तो था ब्रिटिश इंडिया, एक थे प्रिंसली स्टेट। ब्रिटिश इंडिया का मतलब जहाँ पर डायरेक्ट रूल था ब्रिटिशर्स का, है ना, जहाँ पर ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल था। और प्रिंसली स्टेट कौन से थे? जहाँ पर राजा तो थे, है ना, राजा तो थे, लेकिन वो राजा क्या थे? किसके कंट्रोल में थे? ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में, है ना। ये दो तरीके के राज्य हुआ करते थे आज़ादी से पहले, ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट। ब्रिटिश इंडिया पर ये जो ब्रिटिशर्स थे उनका डायरेक्ट रूल हुआ करता था, है ना। और प्रिंसली स्टेट में राजा हुआ करते थे, लेकिन वो राजा किसके कंट्रोल में थे? ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे। तो पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स ही चला रहे थे हमारी कंट्री को, है ना। तो फिर जब 1946 में हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बन गई, उसके बाद में 1947 में, है ना, 15 अगस्त 1947 को हमको क्या मिल गई? फ्रीडम मिल गई, है ना, फ्रीडम मिल गई। तो फ्रीडम में क्या हुआ? जब हमको फ्रीडम मिली तो इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हो गए, इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हो गए। तो पहले जो ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो थी, ये पार्टीशन से पहले ही बन गई थी, है ना। तो इसके जो भी मेंबर थे वो इंडिया के भी थे और पाकिस्तान के भी थे। लेकिन जब 1947 में पार्टीशन हो गया था, तो उसके बाद में इस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में इंडिया के अलग हो गए थे, इंडिया की अलग सेपरेट थी, है ना, और पाकिस्तान की सेपरेट हो गई थी, है ना। पाकिस्तान के जो लोग थे वो सेपरेट हो गए थे। पहले टोटल 398 पीपल्स थे, 392, है ना। फिर उसके बाद में इनको मतलब जो पाकिस्तान के जो लोग थे, जो यहाँ से बिलोंग कर रहे थे इस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में, जो पाकिस्तान से लोग आए थे वो अलग हो गए। फिर 299 ऐसा कुछ लोग बच गए थे ना, हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में लगभग 299 लोग बच गए थे। फिर है क्योंकि अब पार्टीशन हुआ था उस टाइम, है ना, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली किस तरीके से बनी है तो आपने देख लिया कि भाई कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में इलेक्शन हुए थे। इलेक्शन में एमएलएज ने अपने जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर्स को चूज़ किया था। एमएलएज का इलेक्शन कैसे हुआ था? कुछ रिच पीपल्स को ही वोटिंग राइट था, उन्होंने वोट किया था और एमएलएज को चूज़ किया था, है ना। फिर उसके बाद में जब आज़ादी मिल गई हमारी कंट्री को, तो उस टाइम इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हो गए, तो इस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर भी बट गए। पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में चले गए, इंडिया वाले इंडिया में आ गए। तो फिर पार्टीशन के बाद में इंडिया में कितने लोग 299 मेंबर्स इसमें बच गए, है ना। तो अब द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन, अब अपने देख लिया कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कैसे बनी थी। अब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की तरफ हम बढ़े कैसे थे, ना, कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे था, हमारे में ऐसा थॉट कैसे आया कि अपने को कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए। तो उस टाइम क्या था, मोतीलाल जी नेहरू, है ना, 1928 में मोतीलाल नेहरू, है ना, ये जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। इन्होंने 1928 में इन्होंने और कुछ 8 एक कांग्रेस के लोग और थे, इन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया था, है ना, इन्होंने एक डॉक्यूमेंट बनाया था। इन्होंने एक डॉक्यूमेंट बनाया था। इस डॉक्यूमेंट को इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन कहा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसा होना चाहिए। इन्होंने ऐसा इंस्पायर किया था, इन्होंने ऐसा सोचा था कि हम इन्होंने एक डॉक्यूमेंट लिखा और उस डॉक्यूमेंट को कहा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऐसा होना चाहिए। तो पहली शुरुआत तो यहाँ से हो गई। फिर है 1931 में, है ना, तो यहाँ पर एक रिजोल्यूशन हुआ था, है ना, रिजोल्यूशन इन कराची सेशन। रिजोल्यूशन कहाँ हुआ था? एक कराची नाम की जगह है जहाँ पर एक मीटिंग हुई थी, जहाँ पर एक सेशन हुआ था 1931 में। वहाँ पर उन्होंने एक रिजोल्यूशन बनाया था। रिजोल्यूशन मतलब कि एक डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट को इन्होंने कहा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके का होना चाहिए, है ना। तो 2 डॉक्यूमेंट बने, एक तो 1928 में मोतीलाल नेहरू ने बनाया था, दूसरा 1931 में कराची सेशन में बना था, है ना। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट में कुछ चीज़ें जो थी वो एकदम कॉमन थी। कौन कौन सी चीज़ें थी?
कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मिलना चाहिए ना, लोगों को जो भी 18 साल से ऊपर के लोग हैं उनको वोटिंग राइट मिलना चाहिए। फिर था कि राइट ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी, है ना, सभी को फ्रीडम मिलनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर ओपिनियन, है ना, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने का फ्रीडम, अपनी बात कहने का, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, कोई भी ग्रुप बनाने का फ्रीडम मिलना चाहिए, फ्रीडम ऑफ डूइंग एवरीथिंग, है ना। फिर इक्वालिटी मिलनी चाहिए, सभी को इक्वालिटी मिलनी चाहिए, है ना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, फ्रीडम, इक्वालिटी। और फिर माइनॉरिटी, है ना, माइनॉरिटी के राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। तो ये कुछ एक चीज़ें थी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, फ्रीडम, इक्वालिटी, माइनॉरिटी, है ना। ये चारों चीज़ें जो थी ये इन दोनों डॉक्यूमेंट में सेम थी, है ना, ये भी यही कह रहा था और ये भी यही कह रहा था। फिर उसके बाद में इसमें फिर जो भी मैंने बताया आपको कि ब्रिटिशर्स ने जो भी इलेक्शन करवाए थे वो फुली डेमोक्रेटिक नहीं थे, उन्होंने सिर्फ जो रिच पीपल्स थे उनको ही वोटिंग राइट दिया था, है ना। फिर उसके बाद में क्या हुआ, हमारा जो लास्ट जो सेशन था, है ना, थर्ड जो डॉक्यूमेंट था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, है ना। ये जो तीनों डॉक्यूमेंट हैं, है ना, एक तो मोतीलाल नेहरू जी का डॉक्यूमेंट, दूसरा कराची सेशन में जो बना था वो डॉक्यूमेंट, और 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इन तीनों को मिलाकर इन तीनों का जो एसेंस निकलता है ना, इन तीनों का जो समरी है, इन तीनों की समरी और कुछ प्लस कुछ आइडियल्स, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये तीनों एक्ट में जो भी लिखा है वो, और फिर कुछ हमारे आइडियल्स जैसे कि फ्रेटर्निटी है ना, भाईचारा वगैरह, है ना। तो ये सारे आइडियल्स मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। और फिर हमने ये सारी सीख कहाँ से लेके हमको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए, है ना, हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, है ना, हमको फ्रीडम मिलनी चाहिए। तो ये सारे कुछ और भी कंट्रीज़ थी जहाँ पर इसी तरीके की प्रॉब्लम चल रही थी, है ना। जैसे हमारी कंट्री में प्रॉब्लम चल रही थी, कॉलोनियलिज्म था, है ना, ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे यहाँ पर। तो वैसे ही बहुत सारी और भी कंट्रीज़ थी जहाँ पर इसी तरीके की प्रॉब्लम्स थी, और उन्होंने इस प्रॉब्लम को टैकल किया था, है ना, उस प्रॉब्लम का विरोध किया था, फिर उसको डिफीट किया था, है ना। तो उन्होंने किस तरीके से किया, उससे इंस्पायर होकर, उससे प्रेरणा लेकर हम लोगों ने हमारी कंट्री में फ्रीडम स्ट्रगल किया था। तो कौन कौन सी है, एक तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, है ना, फ्रांस में ना, फ्रांस में हुआ था, है ना, पहला एक रिवॉल्यूशन था वो फ्रांस में हुआ था। फ्रांस से हमने जो भी अपन कह सकते प्रेरणा ली थी। फिर है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन जो हमारे ऊपर राज कर रहा था, हमारी कंट्री को अपनी कॉलोनी बनाए हुए था, उस कंट्री के अंदर कैसा राज था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। पार्लियामेंट्री जैसे हमारी कंट्री में अभी है ना, जिस तरीके की डेमोक्रेसी हमारी कंट्री में आज है, वैसी उस ब्रिटेन में पहले भी थी जब वो हमारी कंट्री पर राज कर रहा था। तो हमने उससे भी थोड़ा लिया कि भाई जो हम पर राज कर रहे हैं उनकी खुद की कंट्री में तो बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट है। तो फ्रांस से, ब्रिटेन से, फिर रशिया से, है ना, यूएस से, तो इन कुछ कंट्रीज से हमने इंस्पिरेशन ली। फिर है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के बारे में अभी अपन ने पढ़ा कि जो भी इलेक्शन वगैरह हुए थे, है ना, 1946 में, जुलाई 1946 में इलेक्शन हुए थे, 1946 में इलेक्शन हुए थे, और फिर दिसंबर 1946 में फर्स्ट मीटिंग हुई थी। फिर उसके बाद में नवंबर 1950 में या 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास हो गया था। और फिर जनवरी 1950 को हमने इसको इनेक्ट कर दिया था, है ना। 26 नवंबर 1949 को हमने इसको अडॉप्ट कर लिया था, है ना। और 26 जनवरी 1950 को हमने इसको इनेक्ट कर दिया था।
अडॉप्ट और इनेक्ट में फ़र्क होता है ना। अडॉप्ट कि हमने इसको स्वीकार कर लिया था, है ना, सबने मान लिया था, जितने भी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जो भी लोग थे ना, 299 पीपल्स थे, है ना, इन लोगों ने इसको साइन कर दिया था कि अब हमने मान लिया है कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इन्होंने इसको साइन कर दिया था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को ये इनेक्ट हुआ था। इनेक्ट हुआ मतलब कि लागू हुआ था, है ना, लोगों ने इसको मानना शुरू किया था, लोगों ने इसको मानना शुरू किया था। 1949 में जो भी इसके मेंबर्स थे उन्होंने इसको पास कर दिया था। 1950 में ये रियल में लागू हुआ था ना, इसके प्रोविजंस स्टार्ट हुए थे लागू होना। तो 26 जनवरी को हम वैसे भी अपना मानते हैं ना इस दिन को। इस दिन को किस नाम से जाना जाता है ये आप बताएंगे? एक्सप्रेस ब्रॉड कंसेस। अब क्या होता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो भी हमने बनाया ना, इस कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रोविजंस थे, है ना, अब अपन इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों माने, है ना, लोग क्योंकि बनाया था इसको कुछ 299 पीपल्स नहीं था, है ना, कितने लोगों ने बनाया था इसको? सिर्फ 299 लोगों ने बनाया था। अब कंट्री की पॉपुलेशन तो उस टाइम बहुत ज़्यादा थी, है ना, तो अब कैसे इतने ही लोगों की बात को सब मानेंगे, है ना, और क्यों मानेंगे? तो इसलिए मानेंगे क्योंकि ये जो लोग थे ये कोई एक कंट्री के, कोई एक कम्युनिटी के नहीं थे, कोई एक रिलीजन के नहीं थे, कोई एक लैंग्वेज के नहीं थे, है ना, ये जो लोग थे ये हर लैंग्वेज, एवरी लैंग्वेज, एवरी रिलीजन, एवरी ग्रुप, एवरी कम्युनिटी, है ना, एवरी रेस, हर मतलब हर एक ग्रुप, हर एक चीज़ से ये बिलोंग करते थे। पूरी कंट्री की जितनी भी डाइवर्सिटी थी, सारे के सारे जितने भी सेक्शंस थे, चाहे वो माइनॉरिटी हो, मेजॉरिटी हो, है ना, माना कि इसमें ज़्यादातर लोग कांग्रेस के ही थे, है ना, क्योंकि उस टाइम एक ही पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी, है ना, लेकिन इस कांग्रेस पार्टी के अंदर ही बहुत सारे लोग थे, है ना, बहुत सारी, हर एक जाति के, हर एक धर्म के, हर एक ग्रुप के, है ना, हर एक कास्ट के, ऐसा नहीं था कि कोई एक जाति के सारे लोग थे। तो इसमें जब इतने सारे लोग थे तो ये सारे लोग चाहेंगे कि हमारी कम्युनिटी को प्रेजेंट किया जाए, हमारी रेस को प्रेजेंट किया जाए, हमारे रिलीजन को प्रेजेंट किया जाए। तो इस तरीके से इन सब ने मिलकर, है ना, इन सब ने मिलकर इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, जहाँ पर हर एक ग्रुप को कुछ न कुछ मिला है ना, हर एक ग्रुप को, हर एक रिलीजन को, है ना, हर एक अपन कह सकते हैं हर एक कम्युनिटी को, सबको कुछ न कुछ मिला है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक कम्युनिटी, कोई एक रिलीजन डोमिनेट कर रहा है ना, तो इस वजह से जब कोई एक ही डोमिनेट नहीं कर रहा है, तो इस वजह से ही जितने भी 299 पीपल्स हैं, इन सब ने इसको कंसेंट दिया है ना, सभी के सभी ने इसको माना है। अब ये क्या कर रहे हैं, हर एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाना चाहेंगे। तो इन सब ने जब इसको माना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो एक कंट्री को चाहिए, है ना, जो भी एक कंट्री को सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के लिए चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें हैं। तभी तो इन 299 लोगों ने माना है। और ये 299 लोग कौन हैं? हर एक कम्युनिटी के लोग हैं, है ना। ये एक ब्रॉड कंसेशन देता है कि भाई जो भी ये भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, इन सभी के व्यूज़ को ध्यान में रखा जाए। और किसी ने भी इस कॉन्स्टिट्यूशन की लेजिटिमेसी को क्वेश्चन नहीं किया है। अब हमारे जो फोर फादर्स थे जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को इतना अच्छे से बनाया है, इतना वेल ये ड्राफ्टेड है, इतना वेल ये वर्कड है, इतना सिस्टमैटिक रूप से बनाया गया है कि इसकी लेजिटिमेसी को अभी तक किसी भी पार्टी ने, कितनी ही पार्टियाँ आई है ना, कितनी ही गवर्नमेंट बनी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान किसी ने भी नहीं किया है। इसकी लेजिटिमेसी हमेशा ही बनी रही है। अब क्यों बनी रही है? क्योंकि ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, है ना, सबको इक्वालिटी दे रहा है। जब हम कुछ गलत ही नहीं कर रहे तो कोई हमारी लेजिटिमेसी को कैसे कोई क्वेश्चन कर सकता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ गलत है ही नहीं, है ना। अगर थोड़ी बहुत भी जैसे टाइम के हिसाब से कुछ चेंजेस आते हैं तो वो अमेंडमेंट से चेंज की जा सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की जो कोर अपन कह सकते हैं लेजिटिमेसी है, उसको किसी ने भी क्वेश्चन अभी तक नहीं किया है। और ये पीपल्स को रिप्रेजेंट करता है पूरी कंट्री के, क्योंकि यहाँ पर हर एक लैंग्वेज के, हर एक रिलीजन के, हर एक ग्रुप, हर एक कम्युनिटी, हर एक रेस, है ना, सभी, हर एक कास्ट, तो हर एक क्रीड,
है ना, हर जगह से लोग थे इसमें, तो ये सभी लोगों को रिप्रेजेंट करता है। अब ये इसका जो काम हुआ था, है ना, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का काम हुआ था वो कैसा था, बिल्कुल ही सिस्टमैटिक था। किस तरीके से काम हुआ था, सबसे पहले तो लोगों ने मिलकर कुछ आइडियल्स बनाए, है ना, आइडियल्स बनाए, है ना, उन्होंने सोचा कि हम ये चीज़ें करेंगे, जैसे इक्वालिटी लाएंगे, फ्रीडम लाएंगे, लिबर्टी लाएंगे, है ना, इन्होंने ये चीज़ें लाने के बारे में सोचा। तो फिर लाने के बारे में ये कुछ आइडियल्स हैं, सोचने के बाद में इन्होंने उसको ड्राफ्ट में लिखा, है ना, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो कि चीफ थे इस पूरे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के, है ना, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में सबसे ज़्यादा काम इन्होंने ही किया है, सबसे इम्पोर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन है वो इन्हीं का है ना। तो ये क्या काम करते थे, ड्राफ्टिंग का काम करते थे, जो भी आइडियल्स होते थे उनको लिखने का काम करते थे। फिर ये ड्राफ्ट जो है वो बहुत सारी बार, है ना, बहुत सारी बार सभी लोगों के साथ टेबल हुए, है ना, टेबल हुए, यानी कि सभी लोग जितने भी ये जो 299 लोग हैं ये सारे बैठ जाते थे और इस कॉन्स्टिट्यूशन पर, इस ड्राफ्ट पर, है ना, इस ड्राफ्ट पर डिबेट किया करते थे कि उनको ये उसका हर एक वर्ड पढ़ा जाता था, हर एक वर्ड का मीनिंग निकाला जाता था, है ना। फिर उसमें कम से कम नियरली 2000 अमेंडमेंट्स हुए हैं, 2000 सुधार भी किए गए हैं, है ना, ड्राफ्ट में 2000 बार सुधार किए गए हैं और हर एक वर्ड को बहुत ही डीपली समझ के इसको किया जाता था। तो इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था और बनने में लगभग 114 दिन लग गए थे, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कल करेंगे।